एक आम सा जमीनी कार्यकर्ता कैसे बिहार के सबसे बड़े ऐतिहासिक नामों में शामिल हो गया, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक पूरे दौर की है। आज के इस विश्लेषण में हम राम लखन सिंह यादव के असाधारण जीवन और उनकी उस मजबूत विरासत को गहराई से समझने वाले हैं, जिसने समाज के सबसे निचले तबके को एक नई आवाज दी। ये एक ऐसे नेतृत्व की कहानी है जो सीधे जमीन से जुड़ा था और जिसने अपनी पूरी ऊर्जा वंचितों के उत्थान में लगा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शेर बिहार यानी बिहार का शेर। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी उपाधि नहीं है जो किसी को भी यूं ही मिल जाए। ये नाम उन्हें किसी ने तोहफे में नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपने अथक साहस और सेवा के माध्यम से इसे कमाया था। ये उपाधि इस बात का पक्का प्रमाण है कि उन्होंने किस निडरता के साथ हाशिए पर पड़े लोगों, खासकर किसानों और मजदूरों के अधिकारों की वकालत की। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए ढाल बन जाता है, तभी जनता उसे ऐसे सम्मान से नवाजती है। भाग 1, जड़े और स्वतंत्रता संग्राम। अब उनका ये निडर नेतृत्व कोई रातों रात तो तैयार नहीं हुआ था। इसके लिए हमें उनके शुरुआती जीवन और उस दौर को समझना होगा जो भारत के इतिहास का सबसे उथल-पुथल भरा समय था। 9 मार्च 1920 को पटना के हरिरामपुर गांव में उनका जन्म हुआ। जब वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पटना कॉलेज पहुंचे तो बाहर का माहौल कैसा था? अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बिल्कुल उफान पर था। महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन ने उन्हें इस कदर प्रेरित किया कि वे सीधे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन सच कहूं तो इन जेल यात्राओं ने उन्हें तोड़ने के बजाय उनके इरादों को और भी फौलादी बना दिया। और पता है सबसे खास बात क्या थी? अपनी युवावस्था से ही उनकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी। जिस उम्र में लोग अक्सर अपने भविष्य या करियर की चिंता करते हैं, उनका पूरा ध्यान उन लोगों की आवाज को बुलंद करने पर था जिन्हें कोई नहीं सुनता था। किसानों, मजदूरों और गरीबों के हकों के लिए लड़ना ही उनकी जिंदगी का पहला मकसद बन गया था, और यहीं से उनके आगे के सफर की एक बहुत मजबूत नींव पड़ी। भाग 2, राजनीति में करियर। देखिए, आज़ादी मिलने के बाद देश के सामने एक नया राष्ट्र बनाने की बड़ी चुनौती थी, और यहीं से राम लखन सिंह यादव के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। एक स्वतंत्रता सेनानी से लेकर एक जनप्रतिनिधि तक का उनका विकास। इस सफर में वे मुख्य रूप से 2 बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बाद में जनता दल। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये पार्टियां उनके लिए महज एक मंच थीं, एक साधन थीं, जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपनी जनसेवा को आगे बढ़ाने और अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया। चलिए अब देखते हैं कि यह सफर आगे कैसे बढ़ा। एक क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय नेतृत्व तक का उनका ये सफर वाकई अद्भुत है। बिहार विधानसभा के सदस्य यानी विधायक के रूप में शुरुआत करके राज्य सरकार में मंत्री बनना और फिर वहां से लोकसभा सांसद होते हुए सीधे केंद्र सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्री के पद तक पहुंचना, ये क्रमिक विकास साफ दिखाता है कि कैसे उन्होंने जमीनी और स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। अब इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद लोग अक्सर बदल जाते हैं, है ना? पर उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका स्वभाव। वे हमेशा अपने सादे जीवन और ईमानदारी के लिए जाने गए। सादा जीवन और उच्च विचार, यह सिद्धांत उनके चरित्र का मूल था। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी वे आम जनता और उनकी रोजमर्रा की परेशानियों से गहराई से जुड़े रहे, और यकीन मानिए, यही वो जुड़ाव था जिसने उन्हें जीवन भर लोगों का चहेता और सम्माननीय नेता बनाए रखा। भाग 3, शिक्षा के हिमायती। यहाँ इस स्लाइड पर जो तुलना है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। राजनीति से परे उनका एक और शानदार रूप था। एक तरफ तो वो एक बेधड़क राजनेता थे जो किसानों और गरीबों के तात्कालिक हकों के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, पर दूसरी तरफ वो एक ऐसे दूरदर्शी शिक्षाविद थे जो गहराई से मानते थे कि बिना शिक्षा के कोई भी समाज स्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। देखा जाए तो ये दोनों पहलू एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, बल्कि समाज में पूर्ण समानता लाने के उनके लक्ष्य के एकदम पूरक थे। 100 से अधिक। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। आज के दौर में जब एक स्कूल खड़ा करना मुश्किल होता है, तब अपने पूरे जीवन काल में 100 से भी अधिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना में अपना योगदान देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में संस्थानों का निर्माण उनके उस विराट विजन को दर्शाता है जो उन्होंने अपने राज्य के लिए देखा था। और इन संस्थानों ने जमीन पर जो असर पैदा किया ना, वो अकल्पनीय है।
आज भी कई कॉलेज सीधे उनके नाम से चल रहे हैं। उनके प्रयासों की बदौलत बिहार और आज के झारखंड के उन ग्रामीण और अत्यधिक गरीब क्षेत्रों के हजारों लाखों बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला, जहां पहले कोई सुविधा नहीं थी। सामाजिक असमानता को जड़ से खत्म करने का ये उनका सबसे व्यवहारिक और प्रभावशाली तरीका था। नई पीढ़ी के हाथों में कलम पकड़ाना। भाग 4, एक स्थायी विरासत। देखिए, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से दूसरों के लिए समर्पित हो, उसकी छाप इतिहास के पन्नों में कभी धुंधली नहीं पड़ सकती। 16 जनवरी 2006, यही वो दिन था जब इस महान यात्रा पर विराम लगा। उनके निधन की खबर से पूरे बिहार और देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। वो केवल एक राजनेता का जाना नहीं था, वो एक ऐसे अभिभावक का जाना था जिसने दशकों तक अपने लोगों को संरक्षण और दिशा दी थी। ये शोक ही इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना ली थी। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि सच्चा नेतृत्व केवल किसी एक मोर्चे पर काम करने से नहीं आता। राम लखन सिंह यादव को हमेशा इन 4 मजबूत स्तंभों के लिए याद किया जाएगा। आजादी के लिए लड़ने वाले निडर सेनानी, समाज के लिए अपना जीवन देने वाले सेवक, किसानों की अथक आवाज और पीढ़ियों का भविष्य संवारने वाले शिक्षाविद। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उन्होंने एक ऐसी बहुआयामी विरासत तैयार की जो आज भी बिल्कुल प्रासंगिक है। और अंत में ये पूरी गाथा एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ती है। जब कोई एक अकेला इंसान अपना सब कुछ समाज के उत्थान, जमीनी स्तर के अधिकारों और शिक्षा के लिए समर्पित कर देता है, तो क्या वो एक पूरे राज्य का भविष्य नए सिरे से नहीं गढ़ देता? राम लखन सिंह यादव का जीवन इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर सच्ची लगन और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। आशा है इस विश्लेषण से इस ऐतिहासिक योगदान को समझने में एक नई अंतर्दृष्टि मिली होगी।